हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज 2025 संस्करण राजन सीरीज के विज्ञान का आज हम लोग लघुत्तरी प्रश्न का 30 तक कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 31 से शुरू करेंगे। तो चलिए आई कंटिन्यू करते हैं। पिछली कक्षाएं आप देख लीजिएगा। हिंदी की भी कक्षा चल रही है, आप हिंदी के भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने करवा दिए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 31 से शुरू करते हैं। छाया तथा उपछाया को परिभाषित कीजिए। छाया किसी अपारदर्शी वस्तु को जब प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। इसको आप परछाई भी कह सकते हैं। मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा हो और इसके बीच में कोई आप खड़े हो जाएंगे तो आपकी एक परछाई बनेगी, उसी को हम शैडो या छाया कहते हैं। पृच्छाया या उपछाया किसे कहते हैं? वस्तु की छाया एवं मध्य भाग जो अधिक काला होता है उसे पृच्छाया कहलाता है, तथा पृच्छाया के चारों ओर का समवर्ती कम काला भाग उपछाया कहलाता है। जो वस्तु के और छाया के बीच में, ये जो वस्तु है और छाया यहाँ बन रही है, इसके बीच में मध्य भाग को जो अधिक काला भाग होता है उसको पृच्छाया कहते हैं, तथा जो समवर्ती कम या काला भाग होता है, जो काला भाग, उसको उपछाया कहते हैं। प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। 32। आंधी के क्या लक्षण हैं, लिखिए। अधिकतर यह देखा जाता है कि प्रायः पवने या वायुदाब की भिन्नता के कारण चलती हैं। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब एवं निम्न से उच्च दाब की ओर बहती हैं। यही हवाएं विक्षोभ अथवा चक्रवातों के प्रभाव से विकराल रूप धारण कर लेती हैं। यही आंधी होती है। ग्रीष्म ऋतु में यही हवाएं आंधी के रूप में धूल तथा रेत भारी होती है। इससे पेड़ पौधे तथा जन धन की हानि होती है। कभी कभी घने जंगलों में आंधी के द्वारा पेड़ों के आपस में रगड़ने से आग लग जाती है, जिससे जीव जगत हेतु भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। आंधी को आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, और आंधी में जो लाभ या हानि है उसको भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष में समस्थानिकों का स्थान पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक और समभारिक को आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में जरूर पूछेगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। एक प्रारूपी पुष्प का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखिए। ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, देखिए, पुंकेसर, जायांग, इनके नाम याद कर लीजिए आप। बायदल, पुष्प एक बार बना के आप याद कर लेंगे और इनके अंग याद कर लेंगे तो उन्हीं से काम आपका चल जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। जड़ों के मुख्य कार्य क्या हैं? मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम बताइए। जड़ों का मुख्य कार्य पौधों को पानी तथा मजबूती प्रदान करना है। मक्का में जो जड़ पाई जाती है उसको झकड़ा जड़ कहते हैं। जो प्याज में पाई जाती है वो भी झकड़ा जड़ होती है। सरसों में मूसला जड़ पाई जाती है और बैगन में भी मूसला जड़ पाई जाती है। धारावाही परिनलिका से क्या अभिप्राय है, सचित्र वर्णन कीजिए। किसी कुचालक, उत्तर है आपका, किसी कुचालक पदार्थ यथा लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज या प्लास्टिक की बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए तो इस प्रबंध को परिनलिका कहा जाता है। इसके तार के सिरों को शुष्क सेल, बी कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आर से जोड़ देते हैं।
यदि इस प्रकार लटकाया जाता है कि यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, विद्युत यदि इसे परिनलिका से सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनलिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव या दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। यदि परिनलिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दें तो उसके सिरों की ध्रुवता भी परिवर्तित हो जाती है। एक परिनलिका, धारावाही परिनलिका का अर्थ है कि आप एक गत्ता लेंगे, उसको नली के आकार का बना देंगे जैसे यहाँ पर बना हुआ है, उसके ऊपर तांबे का तार लपेट देने पर, और उसको जब हम लोग के कुंजी से आर प्रतिरोध और बी बैटरी से जब जोड़ते हैं तो वह एक चुंबक का व्यवहार करने लगता है। प्रश्न नंबर 37, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, टिप्पणी लिखिए। संतुलित आहार क्या है? मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आए भी। तो उत्तर देखते हैं इसका। संतुलित आहार, संतुलित आहार का तात्पर्य उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरित करता है, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार आप उससे कह सकते हैं जो शरीर की जरूरतमंद तत्वों को पूरा करता है, उसे संतुलित आहार कह सकते हैं। संतुलित आहार की आवश्यकता, संतुलित आहार की निम्नलिखित आवश्यकता है। पहला, ऊर्जा के लिए। दूसरा, शरीर निर्माण के लिए, क्योंकि शरीर निर्माण में प्रोटीन कैल्शियम नहीं होगा तो शरीर निर्माण अच्छे से नहीं होता है, कुपोषित हो जाएंगे। तीसरा है शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। चौथा है शरीर की सुरक्षा के लिए। मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा हेतु आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में है पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वह आहार संतुलित नहीं कहलाएगा। इस प्रकार का आहार शरीर को क्रियाशील रखने में तो सहायक होगा, जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी तथा थकावट का अनुभव नहीं करेगा, पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों की कमी होने के कारण व्यक्ति का शरीर हृष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, वृद्धि की गति कम हो जाएगी तथा शरीर के रोगों का शिकार हो जाएगा। इसी प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पौष्टिक तत्वों की कमी है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल तथा प्रतिकूल नहीं हो सकता है। उदाहरण, उत्तर है आपका 38 का। फसल तैयार करते समय वर्षा का होना अनुकूल परिवर्तन है, जबकि फसल पक जाने पर वर्षा का होना प्रतिकूल परिवर्तन है। अगर समय से वर्षा नहीं होती है तो आपको समय से, अगर मान लीजिए जब पानी देना हो फसल में, अगर उस समय वर्षा हो जाएगी तो आप अनुकूल हो जाएगा, और अगर फसल पक गई है और बारिश हो गई तो सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, उसे प्रतिकूल परिवर्तन कहेंगे। 39, दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है? उदाहरण देते हुए समझाइए। दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत ज़्यादा महत्व है। खुरदरी सतह पर हम बिना फिसले चल सकते हैं, घर्षण से ही आप चलते हैं, घर्षण से सब कुछ हो रहा है। पहिए एवं ब्रेक के मध्य लगे घर्षण बल से ही वाहन की गति नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा है माचिस की तीली माचिस की सतह पर घर्षण बल के कारण ही जलती है, घर्षण बल नहीं होता सब लोग अपने में लड़ते भिड़ते चलते। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं।
सौर परिवार को सचित्र समझाइए। सौर परिवार को, सौर परिवार से आप ग्रहों के नाम याद रखिएगा और सब आप कर लेंगे। उत्तर देखते हैं हम लोग। सौर मंडल सूर्य का परिवार कहा जाता है। इसमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से ही निकले हुए 8 ग्रह होते हैं जिसके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं। ये समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग द्वारा चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है। देख लीजिए, यहाँ सूर्य है और इसके चारों तरफ सब लोग चक्कर लगाते हैं। ऐसे पृथ्वी यहाँ पर है, चंद्रमा इसके अगल बगल चक्कर लगाते चारों तरफ, उसे उपग्रह कहते हैं पृथ्वी का। सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। भोजन में निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा खनिज लवण, चौथा है वो विटामिन। प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हैं क्वाशियोकर और मेरेस्मस। यह प्रोटीन की कमी से होते हैं रोग। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं व दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक गुण एवं धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है? उदाहरण देकर समझाइए। आपके सामने कुछ तत्व लिखे हुए हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। विद्युत धनात्मक, विद्युत उदासीन और विद्युत ऋणात्मक। अधिक धात्विक आपका सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम कम। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर धात्विक धातु हैं। आपको इसको समझाने के लिए आवर्त सारणी लेनी पड़ेगी, इसको अलग से हम एक बार समझा देंगे। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अति लघुत्तरी में या लघुत्तरी में जरूर पूछेगा, क्योंकि उसमें हो सकता है पूछ दे कि कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों का संक्षेप में समझाइए। दांतों के प्रकार। मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृतनक या छेदक दंत। कृतनक दांत धारादार होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। दूसरा है रदनक या भेदक दंत। भेदक दांतों की संख्या 2 होती है। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे तथा नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा आपका अग्रचर्वणक होता है। अग्रचर्वणक दांतों के सिरे अत्यंत नुकीले होते हैं, परंतु केनाइन दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनका कार्य भोजन को कुचलना है। चौथा होता है दाढ़ या चवर्णक। चवर्णक दांत मुख में पीछे की ओर स्थित होते हैं एवं आकार में चौकोर होते हैं। इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। ये दांत बहुत सुदृढ़ होते हैं। इनकी कुल संख्या 6 होती है, जोड़े में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। मनुष्य के भोजन में पोषण की प्रक्रिया समझाइए। संक्षेप में विभिन्न पदों का विवरण दें।
उत्तर है आपका मनुष्य में पोषण के प्रमुख चरण होते हैं। पहला है भोजन का अंतःग्रहण। मनुष्य विभिन्न प्रकार के ठोस भोज्य पदार्थों को अपने हाथों की मदद से मुख में पहुंचाता है तथा दांतों से चबाकर उसे छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके निगल जाता है। यह पहला चरण आपका है। दूसरा है पाचन। खाए हुए ठोस या तरल भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का अविस्मरणीय अविसरणशील होता है जिसे सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता है, अतः उसे पाचक रसों तथा जल की जलीय अपघटन क्रिया द्वारा शर्करा, अमीनो अम्ल एवं वसा अम्लों के छोटे छोटे सरल विसरणशील अणु और आयनों में बदल दिया जाता है ताकि उनका अवशोषण हो सके। पाचन की जो क्रिया होती है, पेट में जाने पर वह आमाशय में जो उनके घुले हुए वसा अम्लों के छोटे छोटे सरल विसरण अणुओं द्वारा आयनों में बदल दिया जाता है, जिससे भोजन पच जाता है। प्रश्न नंबर उसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं, अवशोषण। सरल घुलनशील पचा हुआ यह भोजन आंत से विसरित होकर रक्त में पहुंचता है। इस क्रिया को अवशोषण कहा जाता है। जब भोजन पच जाता है, पहले में आप भोजन को मुख में लेके उसको चीड़ फाड़ के उसको नलिका द्वारा पेट में जाता है, फिर वहाँ पाचन क्रिया शुरू होती है। उसके बाद जो पाचन क्रिया के बाद जो अवशोषण हो सकता है, उसे अवशोषण करने के बाद उसको रक्त में पहुंच जाता है। चौथा हम देखते हैं स्वांगीकरण दिया हुआ है। स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषण के बाद रुधिर में होकर अमीनो अम्ल, ग्लूकोज तथा वसा के अणु शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जहां तक जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। पचे हुए भोज्य पदार्थों को जटिल अथवा घुलनशील पदार्थों के रूप में विभिन्न ऊतकों के कोशिका द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। जो जटिल व घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको कोशिका द्रव्य तक जाने में, जो रक्त से फिर कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं, उनको स्वांगीकरण कहते हैं। पांचवा है बहिक्षेपण। भोजन के अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं, जहां इसका अधिकांश पानी पुनः अवशोषित हो जाता है तथा शेष पदार्थ मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। बहिक्षेपण, जो गुदा द्वारा मल मूत्र त्यागते हैं, वही आपका बहिक्षेपण की क्रिया है। प्रश्न नंबर 45 की ओर चलते हैं। ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। ऊर्जा रूपांतरण उत्तर देखते हैं। ऊर्जा रूपांतरण ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यही ऊर्जा का रूपांतरण है। ऊर्जा का रूपांतरण का सीधा अर्थ है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना। विद्युत मोटर में आप लाइन देंगे तो वह विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। यही ऊर्जा रूपांतरण है। रूपांतरण के उदाहरण पहला देखते हैं, विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा का प्रकाशित तथा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। अब विद्युत ऊर्जा जब देते हैं बल्ब को, तो वह आपको प्रकाश और ऊष्मा दोनों देता है। आप देखते होंगे, उसको पकड़ के देखेंगे तो हीट उत्पन्न करता है। 2 नंबर देखेंगे, विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। आपके घर जो स्प्रिंग वाला हीटर होता है, उसमें विद्युत ऊर्जा देने पर वह हीट उत्पन्न करता है। तीसरा देखेंगे, सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। सेल में आप देखेंगे काले रंग का एक पदार्थ पाया जाता है, उसमें एक छड़ लगी होती है, जिससे वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। आप देखे होंगे डीजे या जो साउंड होते हैं उसमें माइक से बोलते हैं तो पहले विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, फिर वह ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। माइक्रोफोन में वह ध्वनि ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है।
6 नंबर देखेंगे, मोमबत्ती के जलने में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। 7वां है बिजली के पंखे, मिक्सी आदि में विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। 8वां है डायनेमो से गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। 46 प्रश्न नंबर देखते हैं, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है? आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? परिवेशीय स्वच्छता, परिवेशीय स्वच्छता के अंतर्गत परिवेश की साफ सफाई, कक्षा कक्ष की सफाई, शौचालय की सफाई आदि शामिल होते हैं। परिवेशीय स्वच्छता का उद्देश्य परिवेश से संबंधित समस्त सदस्यों की स्वास्थ्य सुरक्षा से है। यदि परिवेश में स्वच्छता होगी तो उसका लाभ समाज को भी मिलेगा। स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा रखने हेतु परिवेशी स्वच्छता का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू करना होगा, तभी देश का विकास होगा। देश में परिवेशी स्वच्छता बनी रहे, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम अपने पास पड़ोस में किसी प्रकार की गंदगी न रहने दें। पड़ोसियों को परिवेशी स्वच्छता के विषय में बताएं और उनके साथ ही सफाई अभियान में योगदान दें। आपके पड़ोस में गंदगी के ढेर न हो, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होते हैं तथा विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। परिवेशी स्वच्छता का मतलब अपने चारों तरफ जो आपके वातावरण में है वहाँ गंदगी न हो, उसकी साफ सफाई के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसको बना के आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 47 की ओर चलते हैं। हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं? ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखिए। उत्तर आप देखिए, किसी भी व्यक्ति को कार्यशील रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। मानव की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जल, वायु, परिवहन, संचार, सूचना एवं प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधन के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा से ही मानव विभिन्न कार्य करने योग्य बनता है तथा सक्रिय रहता है। ऊर्जा का हमें सदैव संचय करना चाहिए। ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न उपाय। ऊर्जा जीवन का आधार है। ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला देखिए, अपने दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए। दूसरा है जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कच्चा तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इनका उपयोग केवल उसी स्थिति में करना चाहिए जबकि इनका उपयोग अत्यंत आवश्यक हो। तीसरा आपका है ऊर्जा का सामूहिक उपयोग किया जाना चाहिए। चौथा है वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए तथा अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाए जाएं। पांचवा है आपका ईंधन की कम ऊर्जा वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। 48 देखते हैं, मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूछ सकता है इस बार के पेपर में, इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए मुख गुहा है, नासा मार्ग है, नाक, कंठ छिद्र, ग्रसनी, श्वसन नलिका, ये इतना चित्र बनाना थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नाम याद 2 4 5 नाम याद कर लीजिएगा, उससे आपका काम निकल जाएगा। 49 देखते हैं, खेतों में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। यह हैरो की भांति यंत्र है। इसके कांटे लंबे होते हैं जो सिरे पर झुके रहते हैं। इन कांटों की पारस्परिक दूरी को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित कार्यों के उपयोग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हैरो की भांति यह यंत्र होता है जो कल्टीवेटर है, इसमें कांटे लंबे लंबे होते हैं। खेत की मिट्टी भुरभुरी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
छिटकाव विधि से बोने वाले फसल के बीज को भूमि के भली भांति प्रकार मिलाने के लिए। तीसरा है खेत में खाद अच्छी तरह मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसका चित्र देख लीजिए, हो सकता है बनाने के लिए पूछ दे। हल के बारे में देखिए, नुकीला है, इसको खुरपा कहते हैं। आगे एक पहिया लगा होता है, कंधा, फ्रेम है, ब्रेस है, हत्था है, टाइन है। इनके नाम याद कर लीजिएगा और एक बार बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका उपयोग आपको खेत में मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए, छिटकाव विधि द्वारा जो फसल के बीज होते हैं उनको मिट्टी से मिलाने के लिए, व खेत में खाद अच्छी तरह मिलाने के लिए कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 50 की ओर चलते हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लिटमस पत्र द्वारा आप कैसे पहचानें कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक ऑक्साइड? तो धातुएं ऑक्सीजन के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। यह पेपर नीले तथा लाल कागज की पट्टियों के रूप में होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डूबने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षार में डूबने पर नीला हो जाता है। इस प्रकार यह अम्ल तथा क्षार में विपरीत अभिक्रिया करते हैं। इसको समझ लीजिएगा। जो नीला लिटमस होता है वो अम्ल में डूबने पर लाल हो जाता है, और जो लाल लिटमस होता है वह क्षार में डूबने पर नीला हो जाता है। तो आगे कक्षा कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।